हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस समय परीक्षा के लिए तैयार हो गए होंगे। और क्लास 12th के हम आज क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में प्रकाशिकी केंद्र, ये मीडियम जो है हिंदी का है, इंग्लिश का नहीं बना रहे हैं। इंग्लिश का अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाशिक यंत्र। देखो भाई, प्रकाशिक यंत्र मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। प्रकाशिक यंत्र, ये देखिए लिख गया होगा। प्रकाशिक यंत्र है क्या? तो देखो, प्रकाशिक यंत्र जैसा नाम वैसा काम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रकाशिक यंत्र होता क्या है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी फार और नियर ऑब्जेक्ट। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो प्रकाशिक यंत्र वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए। मतलब पास की चीज़ें को देखना है तो कहो सर आँख से भी तो देख सकते हैं, तो बिल्कुल, आँख भी आपका क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। कैमरा भी क्या है आपका, प्रकाशिक यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी भी क्या है आपका, प्रकाशिक यंत्र है। दूरदर्शी भी क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, अच्छा देखो भाई, प्रकाशिक यंत्र में आपको सबसे खास जरूरी है, हम लोगों को यहाँ पर जो चैप्टर में पढ़ना है, दो प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है, राइट है। पहला जो प्रकाशिक यंत्र होता है वो रियल पर बेस्ड है, यानी आप कह सकते हो वास्तविक प्रकाशिक यंत्र। दूसरा है, आपको बता दूं कि इमेजिनरी पर डिपेंड है, जिसको कहेंगे आभासिक वास्तविक प्रतिबिंब, आभासिक प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, अच्छा अब आप वास्तविक कहते हो तो आंखों में डायरेक्ट आप देख सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब आंख, फोटोग्राफिक कैमरा, ये जो इमेज बनाते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा वास्तविक प्रकाशिक यंत्र। आई थिंक समझ गए, बिल्कुल समझ रहे होगे। दूसरी खास बात आपको बता रहा हूँ, जो आभासी वाली बात है, तो आभासी के लिए क्या होगा, अरे सर जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा, इमेजिनरी होगा, उसे हम कहेंगे क्या, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये क्या हो सकते हैं, तो इसके दो दो नाम हो सकते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये देखिए मैंने स्क्रीन पे लिख गया होगा, समझ रहे हो। ठीक इसी तरह से आप लोगों को हम डिटेल में पढ़ाना चाहते हैं तो आँख भी है, योर आई, ह्यूमन आई, इसको आप देख सकते हो, क्लास 10th में इसको पढ़ाया गया है। फिलहाल इसके भी हम वीडियो कभी अपलोड करेंगे। अभी हम परीक्षा के ध्यान में रख करके हम आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी देखो स्क्रीन पे लिख जाएगा, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप एक प्रकार से ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म बहुत छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में आवर्धित रूप में देखा जा सकता है। समझ में आया? मतलब जैसे आप हाथों में देखते हो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, यू कैन नॉट सी बाय योर नेक्ड आई, सामान्य आँखों से आप इसको देख नहीं सकते हो। तो इसको देखने के लिए किन यंत्र की जरूरत पड़ती है, किन उपकरण की जरूरत पड़ती है? तो ऐसे यंत्र या ऐसे उपकरण को क्या कहा जाता है, बोलो, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अच्छा अब देखिए भैया, इसमें सूक्ष्मदर्शी आपके क्लास 12th के हिसाब से बोर्ड में दो तरह से दिया गया है। एक तो दिया गया है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और एक दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए हम यहाँ पर आपको सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा करके दिखाते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की भी परिभाषा आपको ऐसे ओरली बता देते हैं। ये भी देखिए स्क्रीन पे लिख जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का किसी धातु के फ्रेम पर कसे हुए हैंडल में लगा हुआ होता है। ठीक है, हैंडल जैसे स्टील वगैरह होता है, स्टील का हैंडल ऐसे होता है, आप देखे होंगे खास के CID फिल्म में देखते हैं, है ना, बड़े ऐसे हाथ में लिए रहते हैं और ऐसे जूम करके देखते हैं, और उसमें आप देखे होंगे आँख बड़ी बड़ी दिखती है, जिसको हम गमैया भाषा में बोलते हैं पोहक्का। ठीक है, इसको बताने के लिए बोले थे। ठीक है, तो इसको मैग्नीफाई करने के लिए किया गया। ये आपका क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। और स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, बायो के प्रैक्टिकल लैब में आपने नोटिस किया होगा, एक बढ़िया डिवाइस बना होगा। मैं स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, पिक्चर दिखा देता हूँ। वो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो पहले सरल सूक्ष्मदर्शी किया, हम लोग किरण आरेख देखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या दिखाते हैं, किरण आरेख। किरण आरेख जो है बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्केल लेना पड़ेगा। क्लियर? स्केल लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो डंडियाँ हैं, हम बना रहे हैं। किरण आरेख के लिए दो डायग्राम बनता है। एक क्या होता है,
देखिए स्थित फर्स्ट मैं बोल देता हूँ, वो स्क्रीन पर लिख जाएगा, है ना, मैं नहीं लिखता हूँ। जब अंतिम प्रतिबिंब, अच्छा सॉरी, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें अंतिम नहीं होगा। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये देखो लिख जाएगा। अब उसके लिए हम यहाँ पर किरण आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है एक आप लोगों को स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींच लेंगे, ठीक है, बिल्कुल खींच लेंगे, कहने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए एक उत्तल लेंस बनाएंगे, है ना, उत्तल लेंस आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके बीचों बीच हमें यहाँ से दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये लीजिए, इनको जोड़ दिया। ये हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है, इसलिए इंग्लिश में नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बीचों बीच जो बिंदु है, इसे कहेंगे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा बहुत इंग्लिश चल जाएगी, इसलिए इसमें परेशान होइएगा, ओके। अच्छा, फिर हमारा जो मोटिवेशन है, यहाँ पर बनाएंगे फोकस। आप स्केल लीजिएगा, स्केल से बहुत बच्चे, बहुत हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर कितने सेंटीमीटर, 2, 3, 4। अरे भाई 2, 3, 4 लेकर के इतना बड़ा आप सोचिए मत, है ना। ये अप्रॉक्स में, जैसे हमने कहा, इसको 1.5 से 2 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के लिए हमने यहाँ पर ले लिया क्या, फोकस। आई है वो, आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, फोकस ले लिया। अब उसके बाद जो है, आप जितना इधर ले ली उधर भी उसी साइड में ले लेंगे। तो चलिए हम एक क्या करते हैं, लगभग औसत तौर पे यहाँ पर इसको लिख दी और इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। लगभग मैं इसको फोकस मान के चलता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और बताना था किरण आरेख से पहले, वो है सिद्धांत, थ्योरी। तो थ्योरी सुनिए, स्क्रीन पे लिख जाएगा, फिलहाल आप सुनिए। जब हम किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं बड़ा रूप में, आवर्धित मतलब जैसे ये वस्तु है, इतना छोटा है, हम चाहते हैं इतना बड़ा दिखे, तो क्या करेंगे, उसको आवर्धित कहते हैं। तो बड़ा रूप बनाने के लिए आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, इसमें क्या करना होता है, उस वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। तो जब वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। अब आप कह सकते हो सर यहाँ पर ये आपका क्या है, 2f भी है, उसके आगे भी रखते हैं तो बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, लेकिन वो आभासी नहीं होता, वो वास्तविक हो जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा आंसर ये है कि हम वर्चुअल इमेज चाहते हैं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, चाहे हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ें चाहे दूरदर्शी पढ़ें, सूक्ष्मदर्शी दोनों दूर के लिए ये रूल है, अच्छे से सुन लीजिए, यही सब में लॉ लगाना है। क्या कि वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, जिससे उसका आभासी आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर बड़ा बनेगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए जो मैंने बोला उसी का हम आपको चित्र दिखाते हैं, ठीक है। तो लो भाई, हमने अभी जो कहा है उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कलर बदल देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ से मैंने एक वस्तु को समझा कि ये वस्तु है, क्लियर। इसका नाम सपोज दे देते हैं क्या, ए और बी, ये वस्तु हो गया। रूल तो आपको मालूम है, ये दूसरा मैंने ले लिया। अब रूल के हिसाब से यहाँ पर रूल भी बताना पड़ेगा, तो चलिए हम रूल्स भी बता देते हैं। इसमें रेड ड्रॉ करने के लिए 3 रूल्स होते हैं, क्लियर। रूल नंबर पहला ये होता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस होकर चली जाती हैं। ये रूल मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मतलब ये लाइन का मतलब भी समझा देते हैं कि जैसे ये किरण अगर यहाँ से गई तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से चली जाएगी फोकस से, ये अपवर्तन के पश्चात। तो चलिए अब इसका मतलब भी दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको स्केल से ड्रॉ किया, आप भी स्केल से ड्रॉ करेंगे। ये बस से चलने वाली किरण है और देखो बीचों बीच पूरी तरह से ले जाइए और उसके बाद उसको फोकस से ले जाइए। ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको फोकस से ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए, ये देखिए, ये किरण इस फोकस से बिल्कुल जा रही। आप एरो का चिन्ह जरूर बनाएंगे, तीर का चिन्ह नहीं। बहुत सारे बच्चे तीर का चिन्ह बनाते, फिर कहते हैं नंबर कट गया। तो इस तरह से गलतियां नहीं करेंगे। दूसरा, ये देखिए, दूसरा रूल भी बता देते हैं। दूसरा रूल होता है कि जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाती हैं,
ऑल दोज रेज विच इंटर फ्रॉम, हिंदी में नहीं बोलते फिर भी कह देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, वो बिना डेविएट सीधी चली जाती हैं। मतलब जो किरणें प्रकाशीय केंद्र से जाती हैं बिना विचलित सीधी चली जाती हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर दो, ये देखिए स्केल बनाए और उसके बाद ये देखिए ध्यान से देखिए पॉइंट्स ड्रॉ करिए। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए और उसके बाद इसको ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ भी मैंने बोला एरो का साइन बनाना मस्ट है। अब आप देखिए दोनों किरणों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। जब दो किरणों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो आपस में कभी भी भविष्य में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब इधर तो संभव नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब बनना संभव नहीं। तो क्या करें, इसको आभासी बनाते हैं। तो आभासी बनाने के लिए इसको हम पीछे की ओर डैश डैश करके ड्रॉ कर देते हैं। चलिए देखिए दिख रहा है ना, आप लोग समझ रहे होंगे और इसको ध्यान से रखना। तो चलिए इसको हम पीछे की ओर ड्रॉ कर देते हैं। ये दिख रहा है, बिल्कुल सेम लाइन है, ये लीजिए ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कैन यू ड्रॉ, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद स्केल से प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा और इसके बाद यहाँ से भी ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए हम इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए ये रे बोथ रे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, मतलब ये जो किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए हैं ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। तो आपको बता दूं इसे प्रतिबिंब कहा जाता है, प्रतिबिंब, इमेज है ना। यानी हिंदी में कहा जाए जब दो परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती हैं या मिलने का प्रयास करते हैं तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं उस वस्तु का। यानी आप कहोगे जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसको हम ध्यान में रख कर के ये दोनों किरणें यहाँ मिल रही हैं तो ये प्रतिबिंब हो गया। यानी इस वस्तु के लिए जो पॉइंट है ए, ध्यान देना, ये ए का प्रतिबिंब बन गया। इसी तरह से ए के इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होंगे तो इसका मतलब इनके भी छोटे छोटे यहाँ पर प्रतिबिंब बनेंगे। तो चलिए हम सबको एक साथ ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि इस बिंदु ए का प्रतिबिंब यहाँ पर बना, मान लो इसका नाम ए डैश दे दिया। इसी तरह से ए के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु मान सकते हो भाई, यहाँ पर ढेर सारे बिंदु, इसका मतलब यहाँ ढेर सारे इसके प्रतिबिंब। ऐसे पूरी वस्तु का प्रतिबिंब ये हो गया। तो अगर ए है तो इसका नाम ए डैश, ये बी है तो इसका नाम बी डैश। क्लियर है। तो इस वस्तु ए बी का आभासी आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन गया। ये किरण आरेख हो गया। और स्थिति क्या है, आपने लिखा है कि जब वस्तु, याद करो हमने बोला था जब प्रतिबिंब स्पष्ट देश की न्यूनतम दूरी पर बने। ये कहानी क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर होगी आपकी आँखें। ये लीजिए, ये मैंने आपकी आँखें बोल दिया, ठीक है। ये आपकी आई हो गए। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, मतलब हम ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास करके देख रहे हैं। आर यू गेटिंग। देखेंगे तो लेटर्स बड़े दिखाई देंगे ऐसे, ए डैश बी डैश। अब अगर मैं ये लेंस हटा दूं तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर छोटा दिखने लगेगा, राइट। तो कहाँ बनेगा, ये मान लो ए डबल डैश बी डैश है। अच्छा, एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आँखों पे कोण बनता है जिसको दर्शन कोण कहते हैं, इंग्लिश में एंगल ऑफ विजन कहते हैं, उसी की वजह से वस्तु छोटी या बड़ी दिखती है। जैसे 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये आँख है, क्या है बोलो, आँख है। और ये यहाँ पर आँख के सामने सपोज मैंने एक वस्तु रख दिया। क्लियर। तो यहाँ नाम कुछ दे दो ए बी। यहाँ पर से किरण जो गई तो ये देखो बिना विचलित यहाँ गई। क्लियर। इसका नाम ए है तो इसलिए इसका ए डैश, यहाँ से मिला दो तो ये बी डैश। ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, सबको मालूम है। अब इसी आकार की मान लो हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये लो, यहाँ पर दूसरी वस्तु ले लिए। आप देखिए, ध्यान दीजिए, इसका मान लो दे देते हैं कुछ नाम, क्या दे दें, सी डी। क्लियर है। तो ये जो प्रतिबिंब अब यहाँ से देख लीजिए, देखिए दिखाते हैं। यहाँ पर अगर मिलाते हो, ये देखिए दूसरे कलर से इसीलिए बना दिए। ये वस्तु लगभग उसी आकार की है, ए बी सी डी के लगभग बराबर है। पर ये देखिए इस ब्लैक वाले का ये कोण छोटा है और जो कि ब्लू वाले का कोण बड़ा है। तो हिंदी में शुद्ध भाषा में कहा जाए कि आँख पर जो कोण बनता है वो दर्शन कोण है। तो जिसका एंगल ऑफ विजन, जिसका दर्शन कोण छोटा है, उसका प्रतिबिंब देखिए ना यहाँ पर,
ये देखो, ये है अगर सी तो ये सी डैश, ये डी डैश, ये सी डी इस ए बी से छोटा है, जबकि वस्तु दोनों बराबर है। तो अंतर क्या है, जो आंख पे कोण बन रहा है, दर्शन कोण, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब भी छोटा और बड़ा बन रहा है। बात समझ में आ गई? यही बात को हम आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये ए बी है और इसका जो भी एंगल होगा उसका एंगल बड़ा है, राइट। अगर मैं ये लेंस को हटा देता और फिर आंख से देखता तो यहाँ पर ये वस्तु अगर दिखाई देती, बात को समझिएगा, और ये कहलाएगा क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो डी से, कैपिटल डी से। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो नॉर्मल स्वस्थ आदमी की जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, हेल्दी आई का। क्लियर है? तो कहोगे सर फिर इसका भी दर्शन कोण होगा? क्यों नहीं, इसका भी दर्शन कोण होगा। तो जैसे हम ब्लैक कलर से बनाते हैं, क्लियर है, ये देखिए हम इसको, ये लीजिए, ये है ब्लैक कलर से लेते हैं, ओके, ये लीजिए, दिखा सबको। तो ये देखो, ये एंगल जो है छोटा, ये हो गया इसकी तरह, और ये वाला बड़ा, हाँ, क्लियर। तो ये हो गया आपका किरण आरेख। पहली बात कब की, जब वस्तु कहाँ पर है बोलो, जब यहाँ पर देख सकते हो वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में है। एक और प्रतिबिंब आपको बनाना है। आपको क्या करना है, ये कि जब वस्तु तुम्हारा फोकस पर हो, तो आप जानते हो अगर वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, पर उसका किरण आरेख आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा जल्दी बना देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? क्योंकि अगर बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी ये देखिए, मैंने ऐसे ओरली समझाना चाहता हूँ कि ये हो गया आपका क्या, फोकस। क्लियर? और ये हमने इसको मिला दिया कि ये हो गया उसका क्या, प्रकाशीय केंद्र। क्लियर? लगभग इसकी जो दूरी है, जितनी भी दूरी है, ये देखिए यहाँ से दूरी है, उतनी ही दूरी हमें यहाँ पर ले लिया है। पर देखिए ये हो गया लेंस, और अगर ये वस्तु को यहाँ पर रख दिया, ठीक, समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी बनाने के लिए। तो ये हो गया वस्तु, रूल के हिसाब से वही रूल है जो पीछे देखिए, ये किरण मुख खिंच के समांतर गई, आप स्केल से बनाइएगा, ये किरण फोकस से चली गई। क्लियर है? प्रॉपर बनाइएगा। ये किरण प्रकाशीय केंद्र से गई, ये आप प्रॉपर बनाइएगा। ये दोनों किरणें नहीं मिल रही, आप यहाँ पर देखिए, तो ये अगर स्केल से बनाओगे तो ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। ये है आपकी आंखें, राइट है, तो आंखें, ये प्रतिबिंब कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो या ये तब का स्थिति होगी जब वस्तु फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। मेरी बात समझ में? तो ये वस्तु को जब हम यहाँ कहीं पर रखते हैं, क्लियर है, सपोज इसका नाम क्या है, इधर देखिए ए डबल डैश, और इसका नीचे देखिए बगल में बी डैश। तो इसका जब यहाँ से कोण बनाओगे तो ये जो कोण है, लगभग बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, स्केल 1 में लेके अब ड्रॉ कर लीजिए। छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे हैं। ये कोण देख सकते हैं छोटा है। क्लियर है? ये आप लोगों को रे डायग्राम बनाना है। क्लियर? शॉर्टकट समझा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। फिर अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, तो इसके बाद जो बनाना है वो है क्या, ठीक है, समझ गए। ये रे डायग्राम बन गया, इसका हम मिटा दें क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, हम इसी में काम चलाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये रे डायग्राम के आधार पे क्या करना पड़ेगा, आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा, इंग्लिश में मैग्नीफाइंग पावर। चलें, तो हम आवर्धन क्षमता की यहाँ पर बता देते हैं क्या परिभाषा, आवर्धन क्षमता। देखो भैया, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा, वह वस्तु कहाँ, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित दर्शन कोण के अनुपात को, दर्शन कोण के अनुपात को उस सूक्ष्मदर्शी का या प्रकाशीय के यंत्र, जो भी बोलोगे, आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बटे अल्फा दे दिया। अब देखो ना भैया, बीटा क्या है, ये प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, और अल्फा क्या है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप लोगों को एक लाइन लिखना पड़ेगा। देखो मैंने लिख दिया है कि चूंकि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम है, तो आप लिखेंगे अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा और बीटा लगभग बराबर tan बीटा। ठीक है, अब ये कोण बहुत छोटा हो तो ये नियम लिखा जा सकता है। अब ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो बीटा की जगह पे लिख दिया क्या, tan बीटा, अल्फा की जगह पे लिख दिया tan अल्फा। अब ये tan अल्फा और tan बीटा को हमको ज्ञात करना है, तो ये चलिए इस चित्र के सामने देखिए, तो ध्यान से देखिए, ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी,
ये कोण देखिए अल्फा। तो यहाँ पर देखिए इस कोण का नाम हमने क्या लिख दिया, बोलो अल्फा। ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर जो चित्र बनाए हैं ये टेढ़ा टप्पर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब है। क्लियर है? ये देखिए ये कोण हो गया, क्लियर। आप ये देख सकते हैं ये त्रिभुज बन गया और ये कोण बन गया क्या, बोलो आपका अल्फा। अब जो कोण अल्फा बन गया तो क्या आप यहाँ से tan अल्फा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए चलिए निकालते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा बराबर लंब a डबल डैश b डैश आधार o b डैश। क्लियर है? आ गया समझ? बिल्कुल आ गया होगा, इसमें ना समझने की कोई बात नहीं। a डबल डैश b डैश अच्छे से देखिए तो ए बी के बराबर है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, इसका मतलब हम इसको ए बी लिख सकते हैं। आई थिंक समझ गए। और ओ बी डैश को, ओ बी डैश स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी है तो इसको हम डी लिख दिए। तो ये tan अल्फा का मान हो गया। ठीक है, चलते हैं अब आपको बीटा के पास। तो ये देखो त्रिभुज, देखो दिख रहा सबको, दिख रहा है ना, ए बी ओ दिख गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज लिख देता हूँ। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है बताइए? ए ओ बी, ए ओ बी में। हाँ बताइए आप लोग, tan बीटा का मान बताइए। ओके, tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब तो देखो ए बी ही रहेगा, आधार ये देखो ओ बी है। क्लियर है? अच्छा, अब ये tan अल्फा हो गया, ये tan बीटा, इन दोनों का मान आप यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। तो चलिए मैं इसको समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर चलिए रख के देखिए तो मिलेगा m बराबर tan बीटा, तो tan बीटा का मान है ए बी बटे ओ बी, और यहाँ tan अल्फा का मान देखिए तो ए बी बटे डी। ये देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा और डी ऊपर चला जाएगा, ओ बी बचा। तो m बराबर कितना मिला, ये लीजिए समीकरण 2, डी बटे ओ बी। समझे? ये भी कट जाएगा, डी ऊपर चौथा पद है तो चला जाएगा, नीचे बचा। अब आप लोगों को देखो भैया चिन्ह परिपाटी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब चिन्ह परिपाटी भी 2 मिनट के लिए हमको लेक्चर देना पड़ेगा। क्या होता है कि प्रत्येक दूरी को प्रकाशीय केंद्र से नापना पड़ता है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब वस्तु की दूरी को यू से व्यक्त करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को बी से। माइंडेड? अच्छा, और एक चीज़ और, चिन्ह परिपाटी में अगर किरण की दिशा में नापोगे तो धन में आएगा, किरण के विपरीत दिशा में जाओगे तो ऋण में आएगा। या ऐसा कह दो कि जैसे नॉर्मल गणित में समझते हो, गणित में होता है ना, गणित में आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि ये मूल बिंदु है, इधर x अक्ष का धनात्मक होता है, y अक्ष का धनात्मक होता है, लेकिन इस साइड वाला x अक्ष का ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर क्या होता है y का ऋणात्मक। तो क्लास 9th में पढ़े होगे। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके o को मूल बिंदु मान लो। क्लियर? मान लिया तो इसका मतलब ये इधर है, इधर है, एक्स डैश में ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब ये दूरी किस में आ जाएगी? ऋण में। यही आपको चिन्ह परिपाटी में लिखना है। तो चलिए ये आप लोग लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, ये देखिए डी, तो डी का मान किस में होगा? ऋणात्मक कि धनात्मक? नहीं भैया ऋणात्मक होगा, तो यानी ऋण डी लिखेंगे। फिर ये देखो ओबी, ओबी का मान देखिए तो कहोगे सर ओबी तो वस्तु है। अभी आपने बोला वस्तु को किससे व्यक्त करते हैं? हाँ बोलो, यू से, है ना, लेकिन इधर है तो ऋण में। गुड, तो यानी ऋण डी में हो गया और ये भी ऋण में हो गया। ये दोनों मान समीकरण 2 में क्या करिए? रख दीजिए। तो चलिए ये दोनों लिखने के बाद लिख दीजिए समीकरण 2 में मान रखने पर। चलिए रखते हैं तो आपको मिलेगा m बराबर, ये देखो d के प्लेस में माइनस डी और OB के प्लेस में माइनस यू। अरे दोनों माइनस में आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो m बराबर क्या मिला? d बटे यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया। m बराबर d बटे यू आ गया। इसको समीकरण मान लो और डिब्बा में पैक कर दो। कौन सा समीकरण? 3 समीकरण। आई थिंक समझ में आ गया। ये देखिए दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोगों को इसमें भैया 2 स्थितियां लिखना पड़ेगा, एक ही सिलेंस के लिए
और एक इस लेंस के लिए। तो आइए इतना लिख ली और मैं इसको मिटा के स्थितियाँ लिखता हूँ। तो चलिए स्थितियाँ में सबसे पहले स्थित है आप लोगों की कि जब अंतिम प्रतिबिंब इस वाले के लिए, हालांकि अंतिम नहीं बोल सकते, यहाँ पर आप बोल दिए कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। शब्द सुनाई दिया, फिर से बोल दो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये लाइन आप लोगों को स्थित फर्स्ट कर करके लिखना पड़ेगा। देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, लिख लिया। आप शब्द सुनिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि, तो प्रतिबिंब को तो भी से लिखते हैं, प्रतिबिंब को तो है ना भी से लिखते हैं, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो भैया भी बराबर क्या हो गया जी, यही है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। लेकिन समस्या ये है कि वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, तो भी बराबर क्या हो गया माइनस डी। वस्तु की दूरी यू भी इधर है, तो ये भी किस में आ जाएगा माइनस में। अब चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋण में नहीं होगी, धन में होती है। आप इसके बाद लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लिख दीजिए लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र देखो आपने पढ़ा F बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये दोनों मान यहाँ पर रख दीजिए। जगह की समस्या है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए मिटाते चलते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे है ना। तो ये देखो यहाँ पर मिलेगा 1/F बराबर 1/V का मान देखो माइनस डी, गुड। माइनस को ये लिख दीजिए यू का मान क्या है माइनस यू है, ये आपका माइनस यू, ठीक है। अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस डी को इधर ला लीजिए, तो ये देखो यहाँ पर ला लेते हैं, तो F धन 1/D, और चाहे तो हो गया ला लिए तो ठीक है, नहीं ला लिए तो भी ठीक है। यहाँ पर बचा सिर्फ अकेला 1/U, ठीक। इस सूत्र को देखो तो D/U है, यहाँ 1/U लिखा है, बस D की कमी है। तो क्या करें, दोनों पक्षों में D का गुणा कर दें। तो आप लोग लिखिए दोनों पक्षों में D का गुणा करने पर, इसके बाद लिखिए दोनों पक्षों में D का गुणा करने पर। लिख चुके? अच्छा, तो यहाँ पर D/F धन D कट गया, एक बचा। हाँ भाई D/D कट के एक हो गया, लेकिन यहाँ पर D/U हो गया, मिल गया। अब ये D/U का मान इतना है, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो रख देते हैं। चलिए आपके कहने के हिसाब से जगह इतनी है, तो हम क्या करते हैं इधर लिख दें, ठीक है इधर लिख देते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से यम बराबर, देखो ना D/U का मान है 1 धन D/F, ये लो आंसर आ गया है ना। ये समीकरण क्या हो गया चौथा। तो ये तब की स्थिति है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, बोलो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इसका काम तो खत्म हो गया, अब इस वाले का बचता है। तो इस डायग्राम को हम करते हैं क्या, ये लो मिटा दिया। अब स्थित बचा क्या सेकेंड, तो लिखेंगे स्थिति सेकेंड। चलिए स्थिति सेकेंड मैं बोल भर देता हूँ, आप लोग लिखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ओके। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहाँ पर होगी, फोकस पर। आपने लिखा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब उसके आगे लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु कहाँ पर होगा, फोकस पर। अभी वस्तु को बोला यू, वस्तु को क्या बोला, वस्तु की दूरी, वस्तु की नेत्र से दूरी कितनी हो गई, नेत्र से नहीं इस लेंस से यू, और फोकस पर यानी यू बराबर क्या हो गया एफ, फोकस दूरी। तो भैया यू का मान एफ आया, समीकरण 3 में रख दो, कितना सरल। तो समीकरण 3 से m बराबर D/F, ये आपका समीकरण क्या 5। अब ये पूरा का पूरा मान आपने लिख दिया। आप ये वीडियो को एक बार दो बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट्स होगी, कहीं भी कोई डाउट्स हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर।